आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी एंड ए ब्लॉक का एक और नया लेक्चर। इस लेक्चर में हम महत्वपूर्ण टॉपिक लैंथेनाइट आकुंचन को पढ़ने वाले हैं। साथ ही इसमें हम एक्टिनाइट श्रेणी भी प्रारंभ करके इसी में फिनिश करेंगे इस लेक्चर में। तो थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो देखिए, अब तक मैंने आपको डी ब्लॉक तत्वों की एफ ब्लॉक तत्वों की जो लैंथेनाइट श्रेणी है उसके गुण बताए थे। उनमें एक महत्वपूर्ण गुण है लैंथेनाइट आकुंचन। आकुंचन माने खिंचाव को कहते हैं। लैंथेनाइट मींस जो लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व हैं। देखिए होता क्या है, आप लैंथेनाइट श्रेणी जो है वो सीरियम से ल्यूटीशियम तक है, 58 से 71 ल्यूटीशियम तक। सीरियम से ल्यूटीशियम, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं आपको, सीरियम से ल्यूटीशियम तक जा रही है ये। तो आप देखते हैं कि जब सीरियम से ल्यूटीशियम आप देख रहे हैं तो परमाणु क्रमांक लगातार क्रमिक अंतर से बढ़ रहे हैं। मैंने 58, 59, 60 इस टाइप से आते हैं। आपने सीखा ये इस वीडियो में, इस चैनल की जो जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। तो जब सीरियम से ल्यूटीशियम तक आप जाएंगे तो परमाणु आकार देखने में आता है वो लगातार घटता है, कंटिन्यूअसली, माने लगातार क्रमिक परिवर्तन होता है परमाणु और आयनिक त्रिज्या में। अर्थात एफ ब्लॉक की जो पहली श्रेणी है लैंथेनाइट श्रेणी में जो 14 तत्व उपस्थित हैं, उन 14 तत्वों में सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटीशियम तक जाते हैं। तो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तब आप देखेंगे कि परमाणु और आयनिक त्रिज्या लगातार घटती जाएगी, क्रमिक परिवर्तन आता है। और ये घटने का जो क्रम है, इनकी जो लैंथेनाइट श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा मतलब क्रमिक रूप से लगातार घटता है। कहीं कोई अपवाद एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर हम सामान्यतः कहें कि लैंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का मान घटता है, तो हम कह सकते हैं कि जब ये तत्व लैंथेनाइट श्रेणी के जब ये तत्व अपनी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं तब हमें ये घटने वाला जो क्रम है ये कंटिन्यूअसली लगातार दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में क्रमिक परिवर्तन आता है आयनिक त्रिज्या में, कहीं कोई अपवाद की जैसी स्थिति नहीं रहती। तो हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तथा साथ ही जब लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व अपनी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तब बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान क्रमिक रूप से घटता है, कहीं कोई अपवाद देखने को नहीं मिलता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखेंगे लैंथेनाइट श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f कोष में तो बढ़ रहे होते हैं। तो जैसे 58 है तो 58 में 4f1 है, अगले में 4f2 आएगा, 4f3, 4f4, 4f5। इस प्रकार से जब हम लैंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो 4f कोष में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं तथा नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं। तो नाभिक क्या काम करता है? नाभिक में प्रोटॉन बढ़ना माने पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, धनावेश बढ़ना, और 4f कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं माने ऋणावेश बढ़ रहा है। तो प्लस और माइनस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि अब नाभिक अपने प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण उस 4f कक्षा को, 4f कोष को अपनी ओर अधिक आकर्षण बल से खींचने लगता है। तो ये आकर्षण बल की वजह से बाह्यतम कक्षा खींचने लगती है, और जब वो खिंचाव होता है तो धीरे धीरे देखने में आता है कि परमाणु आयनिक त्रिज्या घटने लगती है। तो इस प्रकार से हम इसे, चूंकि लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व में हो रहा है, हमारे लैंथेनॉइड में हो रहा है, इसलिए हम इसे लैंथेनाइट आकुंचन के नाम से जानते हैं। और इस टॉपिक को मैंने आपके लिए थ्योरी में भी लिखा हुआ है, तो देखेंगे आप, लैंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर सीरियम से ल्यूटीशियम तक परमाणु व आयनिक त्रिज्या का मान घटता जाता है। यह क्रमिक परिवर्तन इन तत्वों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक मिलता है। माने जब तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं तब ये जो घटने का क्रम है परमाणु आयनिक त्रिज्या का जो घटने का क्रम है वो आपको क्रमिक रूप से दिखाई देगा, कहीं कोई अपवाद नहीं होगा। ऐसा होता क्यों है लिखा? इसका कारण यह है कि सीरियम से ल्यूटीशियम तक एक एक इलेक्ट्रॉन 4f कोष में बढ़ता जाता है, एक एक करके 4f कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। इस कारण नाभिक का जो आकर्षण बल है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण 4f इलेक्ट्रॉन के प्रति बढ़ता जाता है। इस कारण नाभिक बाह्यतम कक्षा को अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करने लगता है, परिणाम स्वरूप परमाणु आकार छोटा होता जाता है। इसे हम लैंथेनाइट आकुंचन के नाम से जानते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में देखिए लैंथेनाइट आकुंचन या एक्टिनाइट आकुंचन एक्टिनाइट श्रेणी में आएगा, सेम ही है। दोनों में से कोई एक जरूर लिखने के लिए आएगा आपको संक्षिप्त टिप्पणी में। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें और बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करें, तैयार कर लें। इससे संबंधित क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, वो वहीं पर हम उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लैंथेनाइट आकुंचन पढ़ने के बाद ही लैंथेनाइट श्रेणी के जो गुण चल रहे थे, लैंथेनाइट श्रेणी कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्टिनाइट श्रेणी। बात करते हैं एक्टिनाइट श्रेणी के पहले गुण की। तो एक्टिनाइट श्रेणी का पहले गुण में हमने उपस्थिति की ही बात की है। उपस्थिति अगर देखें तो एक्टिनाइट श्रेणी के जो शुरू के 4 तत्व हैं
एक्टेनियम है, थोरियम है, प्रोटेक्टेनियम है, यूरेनियम है, ये 4 तत्व पृथ्वी की सतह पर पाए जाएंगे, पृथ्वी सतह पर मिल जाते हैं। जबकि इस श्रेणी के जो शेष तत्व हैं, बाकी बचे 10 तत्व, क्योंकि एक्टेनाइट श्रेणी में भी 14 तत्व हैं। ये श्रेणी 89 एक्टेनियम से स्टार्ट होके 103 लॉरेंसियम तक जाती है। उसमें जो 14 तत्वों में से 4 तत्व हैं शुरू के, वो आपको पृथ्वी सतह पर मिलते हैं। बाकी बचे 10 तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते। तो देखिए लिखा है, जबकि इस श्रेणी के शेष तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते, बल्कि उन्हें किससे कब बनाते हैं, अन्य तत्वों के नाभिकीय विखंडन करा करा के कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो लिखा है नाभिकीय विखंडन द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होता है ना नाभिकीय विखंडन। जब आप किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो वो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों वाले परमाणु में टूटता है, तो इसे हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा कृत्रिम रूप से बाकी बचे 10 तत्वों को बनाया गया था, ये बनाया जाता है। तो प्रकृति में केवल 4 ही तत्व मिलते हैं शुरू के। तो इस प्रकार से एक्टिनाइड श्रेणी के पहले गुण में हमने केवल एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की उपस्थिति की बात की है। इसके बाद हम दूसरा महत्वपूर्ण गुण, जिसमें आपको एक्टिनाइड श्रेणी की 14 के 14 तत्व मैं लिखकर बताऊंगा, हम बात करेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के दूसरे गुण में एक्टिनाइड श्रेणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। बात करते हैं एक्टिनाइड श्रेणी तत्व के दूसरे महत्वपूर्ण गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 14 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्टिनाइड श्रेणी के लिए लिखा है। लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही ज्यादा विविधताओं और नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं करने वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अर्थात इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये होना चाहिए था कि यदि ये एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी है, अर्थात 5f श्रेणी इसको जाना जाता है, तो 5f कोष में इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग से भरा जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए पहला तत्व है एक्टेनियम 89, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5f0 6d1 7s2 आ रहा है। इसका मतलब है कि f में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फिर इसको f ब्लॉक में क्यों रखा है, f ब्लॉक की एक्टिनाइड श्रेणी में क्यों रखा है? तो इसलिए है क्योंकि इसके जो गुण है बाकी अन्य तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन देखिए इस मतलब आप समझिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इतना ज्यादा नियम से विपरीत चल रहा है, उसको बताने के लिए 2 साइंटिस्ट हैं, सीवर्ग और डॉसन। सीवर्ग कहते हैं कि जो 5f में इलेक्ट्रॉन आना शुरू होता है वो प्रोटेक्टेनियम से स्टार्ट होता है, Pa से। तो यहां देखेंगे आप 5f में 2 आए, माने एक्टेनियम और थोरियम में 5f में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। इन्हें केवल इसलिए इसमें रखा गया है क्योंकि ये इस श्रेणी के अन्य तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार ये इसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो सीवर्ग तो कहते हैं कि प्रोटेक्टेनियम के से स्टार्ट होता है 5f में इलेक्ट्रॉन एंट्री करना, जबकि डॉसन जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं ये नेपच्यूनियम से स्टार्ट होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा है, जो सबसे ज्यादा सुलभ है, जो सबसे ज्यादा ठीक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संभवतः जो सबसे सर्वग्राही माने सब लोगों ने उसको स्वीकार किया है एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाँ इस प्रकार से होना चाहिए, तो उसको मैंने आपके लिए लिखा है। तो आप देखिए एक्टेनियम में 5f0 आ रहा है, थोरियम में 5f0 आ रहा है, प्रोटेक्टेनियम से 5f में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हुआ, फिर यूरेनियम में, नेपच्यूनियम में, प्लूटोनियम में है। इस प्रकार से आप देखेंगे लगातार 5f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 5f7 की कंडीशन में यहाँ d0 है तो यहाँ d1 हो गया है, 8 हो गए होंगे तो 8 नहीं होके 5f7 है, फिर 5f9 10 11 12 13 14 और फिर लास्ट में भी 14 ही है क्योंकि वहाँ 6d में 0 है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा तो वो 6d1 में गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं लॉरेंसियम तक, एक्टेनियम से लॉरेंसियम तक एक्टिनाइड श्रेणी के 14 तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सामान्यतः आवाव नियम के अकॉर्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षाओं में कोषों में, उसका पालन नहीं करता और बहुत ज्यादा अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का देखने को मिलता है। इसमें ये भी अलग अलग वैज्ञानिकों का मत है कि इलेक्ट्रॉन जो है 5f में कब से भरने स्टार्ट होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया सीवर्ग कहते हैं कि प्रोटेक्टेनियम से स्टार्ट होते हैं, जबकि डॉसन कहते हैं नेपच्यूनियम से स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमने ये सर्वग्राही टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्टिनाइड श्रेणी का लिखा है। तो इसकी थ्योरी को आप इस एक्टिनाइड श्रेणी के 14 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो ये असामान्य व्यवहार है इसको मैं आपको थ्योरी में लिख देता हूं, फिर उसको भी नोट कर लेंगे। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित थ्योरी को आपके लिए लिखा है। इसमें देखिए यही लिखा है कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनिश्चित है, बहुत ज्यादा अपवादों से भरा हुआ है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अधिक अपवाद देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन 5f और 6d में फिल हो रहा है, तो 5f की जो एनर्जी है वो 6d के लगभग इक्वल ही होती है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम होती है।
तो जो प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो इस कंफ्यूजन में रहता है कि 5f में प्रवेश करे या 6d उपकोष में प्रवेश करे। तो वो इलेक्ट्रॉन 5f और 6d में प्रवेश करने की कंफ्यूजन में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बड़ा अपवाद वाला देखने को मिलता है एक्टिनाइड श्रेणी तत्वों का। तो लिखा है क्योंकि 5f उपकोष व 6d उपकोष की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन का यह निश्चित नहीं हो पाता कि वह 5f में प्रवेश करे या 6d में। सीवोर के अनुसार इसीलिए 5f इलेक्ट्रॉनों का भरना Pa से प्रोटेक्टेनियम से प्रारंभ होता है, जबकि डॉसन के अनुसार 5f में इलेक्ट्रॉनों का भरना नेपच्यूनियम से प्रारंभ होता है। तो इसलिए हमें लैंथेनाइड श्रेणी के उन 14 तत्वों में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपवाद जैसा देखने को मिलता है। तो आप इसको भी अपनी कॉपी पर नोट करने के बाद ठीक से तैयार कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे महत्वपूर्ण गुण को पढ़ने के बाद मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 और महत्वपूर्ण गुण ऑक्सीकरण अवस्था और भौतिक लक्षण लिखे हैं। देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो सारे तत्व दिखाते हैं, 14 के 14 तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाते ही हैं। साथ में इसके अलावा +3 के अलावा भी +2, +4, +5, +6, +7 तक वो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कारण वही है क्योंकि इनके बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण हैं, उन तीनों को ये पूर्ण करना चाहेंगे। तो कारण जो मैंने लैंथेनाइड श्रेणी में लिखा है कारण वही है। तो यहाँ हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर लें क्योंकि बार बार उसको लिखेंगे तो जब आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा लिखने के लिए तो आप इतना तो लिखेंगे, साथ में कारण भी बताएंगे कि क्यों इतना परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वो प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही बात करें भौतिक लक्षण की, तो भौतिक लक्षण माने दिखते कैसे हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। तो ये सफेद चांदी के समान चमक वाले हैं, चांदी के समान इनकी सफेद चमक इनमें पाई जाती है। इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। अगर हम बात करें थोरियम और अमेरिशियम की, TH और AM की, तो इनको छोड़ें तो घनत्व सबके उच्च होते हैं, माने इन दोनों की घनत्व कम है, बाकी अन्य जो 12 एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व उनके घनत्व उच्च होते हैं। और इस श्रेणी के सारे तत्व माने 14 के 14 तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और रेडियो एक्टिव आप जानते हैं, अतः प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जो खुद ही विघटित होते रहते हैं, जिनमें से हानिकारक विकिरण अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। इन पदार्थों इन तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। जो किरणें निकल रही हैं वो अल्फा बीटा गामा, उनको रेडियो एक्टिव किरणें बोलते हैं और इस घटना को रेडियो एक्टिवता बोलते हैं। इनमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान कम होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अनुपात 1:5 या इससे अधिक हो जाता है। इस वजह से होता क्या है कि ये प्रकृति में खुद से ही विघटित होते रहते हैं। तो इस श्रेणी के सारे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों महत्वपूर्ण लक्षण आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। और बात करते हैं कुछ और अन्य गुणों की। बात करते हैं एक और अन्य महत्वपूर्ण लक्षण गुण की, रंगीन आयनों का बनना। तो एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व अर्थात उनके आयन रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कारण वही है लैंथेनाइड में जो था। तो देखिए लिखा है जो आयन स्पेशली इसमें लिखा हुआ है 5f2, 5f3, 5f4, 5f5, 5f6 माने 2 से लेके 6 तक का विन्यास रखेंगे, वो प्राय रंगीन यौगिक बनाएंगे, माने कलरफुल उनके कंपाउंड होंगे। जबकि जिन आयन में 5f0, 5f1, 5f7 विन्यास होता है वो रंगहीन यौगिक बनाते हैं, माने उनमें कलर नहीं आता। एग्जाम्पल ये लिखा है आयन है U+4, यूरेनियम का +4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f2 है तो हरा रंग है। U+3 माने यूरेनियम अपने +3 आयनिक स्टेट में है तो 5f3 इसका विन्यास और इसका रंग कैसा है, लाल रंग का ये है। तो इस प्रकार से रंगीन आयनों का बनना आप समझ सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख लें। लैंथेनाइड के जैसा ही रंगीन आयनों का बनना है तो वहां से भी इसको तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के कुछ और गुणों की, जिसमें चुंबकीय लक्षण की बात करते हैं। तो चुंबकीय लक्षण की बात करें तो देखिए मैंने पहले भी बहुत डिटेल में आपको बताया है, जिस प्रकार से जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करेंगे, अर्थात वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर को आकर्षित होंगे। तो एक्टिनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व अनुचुंबकीय लक्षण ही प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक हैं, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर को आकर्षित होते हैं। और इसमें भी स्पेशली लिखा है कि श्रेणी के तत्व जब प्राय M+3 या M+4 अर्थात M फॉर मेटल माने कोई भी इस श्रेणी का तत्व है जब अपनी +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तब ज्यादा वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की ओर को आकर्षित होता है। और डिटेल में देखने के लिए आप लैंथेनाइड और मैंने डी ब्लॉक में चुंबकीय लक्षणों को बहुत अच्छे से बताया है, तो आप वहां से इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद धन विद्युतीय लक्षण में क्रियाशीलता। अगर हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की बात करें तो बहुत अधिक धन विद्युतीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, बहुत ज्यादा धनात्मक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता भी उच्च होती है। और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व हैलोजन से रहकर यौगिकों का, संबंधित यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपके 7 एक्टिनाइड श्रेणी के लक्षण कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम 8वें नंबर पर महत्वपूर्ण लक्षण
एक्टिनाइड आकुंचन की बात करेंगे, जो कि बिल्कुल लैंथेनाइड की तरह होता है। जैसे लैंथेनाइड में लैंथेनाइड आकुंचन है, ऐसी एक्टिनाइड श्रेणी में एक्टिनाइड आकुंचन है, तो उसकी बात करेंगे। बात करते हैं एक्टिनाइड आकुंचन जैसे महत्वपूर्ण गुण की। देखिए, जैसे मैंने लैंथेनाइड में आपको बताया, सेम एक्टिनॉइड श्रेणी में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु और आयनिक त्रिज्या का मान घटता जाएगा, क्योंकि वहां 4f में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश कर रहे थे, यहाँ 5f कोष में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, तो नाभिक अपने प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण बाह्यतम कक्षा को और अधिक आकर्षण बल से खींचने लगता है, 5f कोष पर अधिक आकर्षण लगाने लगता है। इस कारण वो कक्षा धीरे 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 नाभिक की ओर वो खींचने लगती है, परमाणु और आयनिक त्रिज्या के मान घटने लगते हैं। चूंकि एक्टिनाइड श्रेणी में अर्थात एक्टिनॉइड्स में हो रहा है, इसलिए इसे एक्टिनाइड आकुंचन के नाम से जानते हैं। तो लैंथेनाइड आकुंचन और एक्टिनाइड आकुंचन में कोई एक टॉपिक जरूर लिखने के लिए आता है, तो आप इसको ठीक से लिख लें और तैयार कर लें, इसको रिवाइज कर लें। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ तक एक्टिनाइड श्रेणी के ये सारे जो लक्षण हैं, जो तत्व के जो गुण हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी की कुछ तुलना करेंगे। अब तुलनात्मक अध्ययन में हम उनकी समानता और उनमें जो भिन्नता है उसको देखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी की भिन्नता लिखने के लिए आ जाती है, कई बार समानता लिखने के लिए आ जाती है। तो मैंने आपको लेक्चर के जैसे पहले में कहा था कि इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, माने इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर और आएगा जिसमें केवल एक्सरसाइज की बात होगी। तो इसलिए इसको ध्यान से देखते रहिए, और जो समझना है उसको आप कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक उस क्वेश्चन को पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं एक और नए टॉपिक, लैंथेनाइड श्रेणी व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में समानता। तो समानता की बात करें तो पहले तो हम ये जान लें कि ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में समानता है क्यों। तो उसका कारण, एकमात्र कारण यही है कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो f उपकोष में प्रवेश करते हैं। लैंथेनाइड में चौथी कक्षा का f उपकोष होता है और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में 5वीं कक्षा का f उपकोष होता है, अर्थात हम कह सकते हैं n-2 f उपकोष में उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इसलिए ये दोनों श्रेणी के तत्व कुछ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखे भी हैं, एक एक करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहले क्या है, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी दोनों ही श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में आता है। इस कारण इस श्रेणी के तत्वों में समानता पाई जाती है, जो कि निम्नलिखित है। n-2 का मतलब यह है कि जो s उपकोष में n चल रहा होगा, d में n-1 चल रहा होगा, तो f उपकोष में n-2, माने अगर छठी का s है तो 5वीं का d होगा और चौथी का f होगा, माने लैंथेनाइड श्रेणी होगी। और अगर 7वीं का s है तो छठी का d होगा और 5वीं का f होगा, तो इसलिए n-2 लिखा है। तो देखिए, पहली जो समानता है वो मैं ऐसे ही बता दूं आपको, आपने दोनों ही श्रेणियों के तत्वों के गुणों को पढ़ा था। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व भी अपनी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे थे, मुख्यतः जो ऑक्सीकरण अवस्था है, और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की भी मुख्यतः ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी के दोनों ही तत्वों की जो तत्वों द्वारा जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है वो +3 है। तो लिखा है, इन दोनों ही श्रेणी के तत्व मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण समानता है, ये तत्व प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, माने दोनों ही श्रेणी के तत्व बहुत ज्यादा धनात्मक हैं और रिएक्टिव अर्थात क्रियाशील भी बहुत ज्यादा है। तो दोनों ही श्रेणी के तत्व प्रबल धन विद्युतीय व अधिक क्रियाशील होते हैं। उसके बाद है, अगर आपने देखिए बहुत महत्वपूर्ण गुण दोनों ही श्रेणियों में पढ़ा, लैंथेनाइड आकुंचन और एक्टिनाइड आकुंचन, और विस्तार से मैंने इस वीडियो में आपको बताया भी है। तो होता क्या है कि लैंथेनाइड श्रेणी में आप बाएं से दाएं जाएं या एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाएं, तो आप देखेंगे तत्वों के परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या और उनके आयनों की आयनिक त्रिज्या क्रमशः लगातार घटती है। बाएं से दाएं जाने पर लगातार परमाणु और आयनिक त्रिज्या में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है, क्रमिक अंतर अर्थात क्रमिक घटाव देखने को मिलता है, घटती जाती है। लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड आकुंचन, एक्टिनाइड श्रेणी में इसे एक्टिनाइड आकुंचन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोनों ही श्रेणियों के तत्वों की अगर हम चुंबकीय लक्षण की बात करें तो अधिकांश तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं दोनों श्रेणियों के, तो ये भी एक महत्वपूर्ण समानता है। इसके बाद अगर हम बात करें 5वें में, तो इन दोनों श्रेणी के तत्वों की रासायनिक गुणों में समानता आ रही है। तो यहाँ देख रहे हैं, जो इन दोनों ही श्रेणी के तत्व जो नाइट्रेट बनाते हैं, सल्फेट बनाते हैं, परक्लोरेट बनाते हैं, तो वो जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाते हैं तो वो जल में घुलनशील भी होते हैं, जबकि इन्हीं तत्वों के हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और जो फ्लोराइड होते हैं वो अघुलनशील होते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, इन 5 समानताओं के आधार पर कह सकते हैं कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों में महत्वपूर्ण समानताएं पाई जाती हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों में जो भिन्नता है उसकी बात करेंगे। तो ये भी
कई बार समानता लिखने के लिए आ जाती है बोर्ड एग्जाम में, और कई बार लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतर लिखने के लिए आ जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में क्या भिन्नताएं हैं उसको लिखा है। तो देखिए, पहली भिन्नता है, हमने देखा कि समानता में कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं मुख्य रूप से, लेकिन उसके अलावा कौन सी करते हैं और उच्चतम कितनी करते हैं। तो लैंथेनाइड में अगर देखें तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 तक प्रदर्शित की जाती है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों द्वारा, और जो अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं इसमें +2 +3 है। जबकि एक्टिनॉइड में जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो +7 तक प्रदर्शित की जाती है, जबकि इसके अतिरिक्त तो +2 +3 +4 +5 +6 भी प्रदर्शित की जाती है। तो सबसे ज्यादा जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है वो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के द्वारा देखने को मिल रही है। और अधिकतम, तो यहाँ एक शब्द और छूटा है, यहाँ लिख सकते हैं अधिकतम द्वारा अधिकतम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है, जबकि इधर +4 है। तो ये भिन्नता है। दूसरी भिन्नता है, देखिए हमने ये समानता में भी पढ़े हैं टॉपिक, तो उन्हीं में भिन्नता भी मिल रही है हमें। तो जैसे हमने समानता में पढ़ा चुंबकीय लक्षण को लेकर कि दोनों ही श्रेणी के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण मुख्यतः प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसमें भी देखिए क्या अंतर आ गया है। जो भिन्नता आई है कि आप लैंथेनाइड श्रेणी के अनुचुंबकीय लक्षण को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, उसको आसानी से उसकी व्याख्या की जा सकती है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण को परिभाषित करना बहुत कठिन होता है। तो ये भिन्नता है। अगली भिन्नता में लिखा है कि जो लैंथेनाइड श्रेणी के 14 तत्व हैं उनमें से एक तत्व Pr प्रोमीथियम केवल वही रेडियोएक्टिव है, अन्य तत्व रेडियोएक्टिव नहीं है, रेडियोएक्टिवता नहीं प्रदर्शित करते हैं जो 13 तत्व बचे। जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के सारे तत्व रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, रेडियोएक्टिवता का गुण प्रदर्शित करते हैं। बात करें पांचवें अंतर की, तो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनके जो क्षारीय यौगिक बनाते हैं, जो तत्व क्षारीय यौगिक बनाते हैं उनकी क्षारीयता कम देखने को मिलती है, कम होती है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की जो क्षारीयता होती है वो अधिक होती है। एक अंतर और है, ऑक्सो धनायन नहीं बनाते, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व ऑक्सो धनायन बनाते हैं। तो इस प्रकार से 5 ही हमने भिन्नता यहाँ पर लिखी है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ज्यादा समानता से ज्यादा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में भिन्नता लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट करते हुए याद करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से कमेंट के माध्यम से क्लियर करेंगे। बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के उपयोग की। तो पहले मैंने आपके लिए लिखे हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का उपयोग और महत्वपूर्ण उपयोग इनका हमें दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक उद्योग में देखने के लिए मिलता है, जिनमें देखिए पहला है धातु कर्म में अपचायक के रूप में। तो धातु कर्म मेटलर्जिकल प्रोसेस मीन्स आप समझिए सोने को उसके अयस्क से, चांदी को उसके अयस्क से, लोहे को उसके अयस्क से कैसे अलग किया जाता है, उसको हम धातु कर्म बोलते हैं। तो बहुत सारी धातुओं में अपचयन की प्रक्रिया होती है, उस स्थिति में इस लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और उनके यौगिक अपचायक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद है जेट इंजन के पुर्जे बनाने में, जेट फाइटर जो लड़ाकू विमान हम जिन्हें कहते हैं, तो उसमें उन इंजन में जो पुर्जे यूज होते हैं, पार्ट्स जो उसके होते हैं, वो इन तत्वों से या इनके यौगिकों से बनते हैं। संख्यात्मक व गुणात्मक विश्लेषण में तो बहुत सारे रसायन जैसे औषधियां बनती हैं, तो उन औषधियों की संख्यात्मक और गुणात्मक पहचान, उनका निरीक्षण करने में भी इनका उपयोग होता है। पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में, तो जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसमें जहां पर जो प्रोसेस हो रही होती है वहां उन अभिक्रियाओं का वेग बढ़ाने या घटाने में भी ये उत्प्रेरक के रूप में आते हैं। रंगीन कांच बनाने में, तो आपने अपने घरों में कलरफुल कांच जो विंडो में, दरवाजों में या विभिन्न प्रकार की जो सामग्री यूज होती है उसमें जो कलरफुल रंगीन कांच होता है उसको बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर एक्टिनाइड श्रेणी तत्वों के उपयोग लिखे हैं। एक्टिनाइड श्रेणी तत्व मैंने अभी पहले ही कहा था आपको कि अधिकांश सारे ही तत्व रेडियोएक्टिव हैं। तो सबसे पहला इनका उपयोग नाभिकीय रसायन में होता है। दूसरा उपयोग नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जिनकी सहायता से रेडियोएक्टिव पदार्थों का विघटन कर नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, तो वहां इनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में आपने सुना होगा कि कैंसर के समय वो जो सेल्स होती हैं जो जिनकी वजह से वो कैंसर है, तो उनको डैमेज करने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। तो वो कीमोथेरेपी में यही तत्व या इनके यौगिक यूज होते हैं, और कुछ औषधियां भी कैंसर के उपचार में इनके द्वारा बनती है। फिर उसके बाद है कांच उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, औषधि उद्योग है, उनमें भी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व और उनके यौगिकों का उपयोग देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में आपका ये महत्वपूर्ण चैप्टर डी&ए ब्लॉक के तत्व कंप्लीट हो जाता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन इन पूरे चैप्टर के लेक्चर्स में है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे मालूम कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज और चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर इस चैनल पर उपलब्ध हैं आप उनको लगातार रिवाइज करते रहिए, और किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट के माध्यम से आप मेरे से मालूम कर सकते हैं।